नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। लैब अटेंडेंट के लिए जो आपके लैब से रिलेटेड प्रश्न आएंगे दोस्तों, उससे रिलेटेड आज मैं ये जो टॉपिक है आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपसे बस चाहूँगा कि चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और बेल जो घंटी का ऑल बटन है दोस्तों उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप गजेंद्र एजुकेशन, पीडीएफ के लिए हमारा जो ग्रुप है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, उसको आपको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारी जो पीडीएफ हैं, लैब अटेंडेंट से रिलेटेड साइंस के प्रश्न हो या मैथ के अलग अलग प्रकार की जो बुक हैं, मैथ की जो चाहे बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के या करंट अफेयर से पूरे 12 मंथ की जो करंट अफेयर हैं वो आपको देखने के लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए लैब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भौतिक तुला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लैब होती है, लैब में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। ठीक है, मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, आप जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने इससे पहली वाली जो वीडियो है नहीं देखी है लैब अटेंडेंट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सारी जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर भौतिक तुला आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और विद्युत तथा चुंबक प्रयोगों को संपन्न करने के लिए प्रयोगशाला की सभी कार्यकारी मेजों पर विद्युत संयोजन प्रयोजन किए जाने चाहिए। आम जो लैब में प्रयोग की जाती हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। आम प्रयोग की वस्तु जैसे सोल्डरन रोड, हथौड़ी, प्लायर, ड्रिल मशीन, लोहा काटने की आरी, कटर, पेंचकस का सेट, स्पेनर, टॉर्च इत्यादि की प्रयोगशाला में किसी सुविधाजनक स्थान पर रखे होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो सारी चीज़ें हैं, जो कटिंग मेटल होते हैं या जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो कहीं भी लैब में पड़े नहीं होने चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि अगर अनजाने में किसी का पैर रखा जाए या किसी का हाथ लग जाए, ठीक है, तो जो सेफ्टी इशू है वो बहुत बड़ा इशू यहाँ पर दोस्तों हो सकता है। तो इसलिए जो भी कटिंग टूल हैं उनको आपको एक स्थान पर रखना है। ठीक है, दूसरी बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी लाइब्रेरी होती हैं या आपकी लैब होती हैं, इनमें हमेशा बिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बिन का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर मान लीजिए जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा जाए, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है ना, इंस्ट्रूमेंट के साथ उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस, वहाँ पर एक चार्ट लगा रहता है। ठीक है, उसमें उसको बताया जाता है कि आपको कैसे प्रयोग करना है। सामान्य विद्युत मापन युक्तियाँ जैसे मल्टीमीटर को भी प्रयोगशाला में रखा जा सकता है। शिक्षक निर्देशन के लिए एक निर्देशन मेज भी उपलब्ध होती है। मतलब आपको कैसे कैसे करना है वहाँ पर आपको बताने के लिए एक निर्देशन मेज का भी गठन किया जाता है। ठोस अपशिष्टों के निपटारे के लिए कूड़ादान, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, मान लीजिए ठोस अपशिष्ट निपटारे के लिए कूड़ादान व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे प्रयोगशाला में हर मेज के पास अथवा किसी सामान्य स्थान पर रखा जा सकता है। उपकरण जो है कांच का सामान तथा अभिकर्मकों की बोतलों की उपयुक्त एवं विशिष्ट स्थानों पर रखा जाता है। प्रयोगशाला में कुछ सामान्य उपकरण तथा कांच के सामानों को चित्र दिखाया गया। मैं यहाँ पर आपके सामने पहले डिस्कस कर लूँ, ये बात मैंने आपसे पहले भी बताई थी। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको बिल्कुल इग्नोर किया, वीडियो को ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिया। आपके लिए मेहनत करने का इसलिए भी मन नहीं करता क्योंकि आप सभी का जो रेस्पॉन्स है वो हमें मिल ही नहीं पा रहा। जो मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। तो देखिए, जैसे इंस्ट्रूमेंट जान लेते हैं, है ना। तो प्लास्टिक की बोतल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक की बोतल धोने के लिए होती है। उसके बाद द्रोणी होती है जिसको थ्रो बोला जाता है। गोल पेंदे वाला फ्लास्क, इसको बोला जाता है दोस्तों गोल पेंदे वाला फ्लास्क। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसको बुल्फ बोतल बोला जाता है। उसके बाद इसको पेट्री डिश बोला जाता है। और छड़ जो होती है चुंबक की, जिस पर एसएन जो धोरे होते हैं। उसके बाद उत्तल लेंस कैसा होता है, यहाँ पर ये भी होता है, अवतल लेंस होता है।
और बीकर्स होते हैं, बीकर्स दोस्तों 50 ml के, 250 ml के, 500 ml के। उसके बाद थर्मामीटर होते हैं, ताप मापने वाले, आप देख पा रहे होंगे ये थर्मामीटर है। उसके बाद स्लाइड होती है, उसके बाद दोस्तों स्लाइड होती है परखनली, ठीक है, स्लाइड होती है परखनली। उसके बाद मापक सिलेंडर होता है, ये एक क्वेथन नली है, आपके स्क्रीन पर ये क्वेथन नली है, ये आपको देख पा रहे होंगे, ये निकास नली है। एक होता है परख नली होल्डर, ये है दोस्तों परख नली होल्डर। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक है विस्तार क्लैंप, रिंग क्लैंप, और ये प्रयोगशाला में स्टैंड रखा हुआ होता है। उसके बाद ये बर्नर होता है, क्रूसिबल टोंग है यहाँ पर, और मापक सिलेंडर आप सभी के सामने देख पा रहे होंगे। स्लाइड आपने देख ली, उत्तर लेंस देख लिया, बीकर्स देख लिया, तापमापी देख लिया। उसके बाद जाली, तार जो जाली होती है उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। क्रूसिबल टोंग वहाँ पर प्रयोग की जाती है। और फॉर स्पेस, उसके बाद त्रिपाद स्टैंड यानी कि ट्राइपॉड स्टैंड, गैल्वेनोमीटर, बर्नर, और उसके बाद आप देख पाओगे कि आवर्धक लेंस, स्पीड लैंग आपको देखने के लिए मिलेगा, धारा नियंत्रक, परखनली ब्रश, और विराम घड़ी, स्टॉप वॉच जिसको दोस्तों बोला जाता है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रतिरोध बॉक्स होता है, वहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स होता है, परखनली स्टैंड होती है वहाँ पर, और सुई होती है, कमानीदार तुला होती है, फनल्स होता है, शंखकोणीय फ्लक्स होता है, और खरल तथा मुसल होती है, चीनी प्याली होती है, ड्रापर होता है, कांच की नली होती है, कांच की छड़ होती है, थिसिल फनल होता है, और बाच गिलास दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, आप सभी के मन में होंगे कि ये फालतू चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। आप सभी को ये चीज़ें फालतू लग रही होंगी, लेकिन जब आप लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर वर्किंग करेंगे तो सबसे पहले आपका जो मेन कार्य होगा, जो उपकरण होते हैं जो लैब में प्रैक्टिकल होते हैं, या जो जिस भी से भी रिलेटेड लैब होगी, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लैब हो, फिजिक्स की लैब हो, जेनेटिक्स की लैब हो, ठीक है, केमिस्ट्री की लैब हो, बायोलॉजी की लैब हो, है ना, तो जिससे भी रिलेटेड, चाहे ज्योग्राफी की लैब हो, तो जिससे भी रिलेटेड जिसमें भी आपकी पोस्टिंग होगी, तो उसमें सबसे पहले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी जानकारियाँ, वो कैसे वर्किंग करते हैं, ठीक है, क्या क्या उनको कैसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर उनको कैसे बदला जाता है, ये सारी चीज़ें को करना आपका मतलब जो लैब अटेंडेंट होता है दोस्तों, उसका ये काम वहाँ पर होता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें यूज आपने देख लिए, ये कांच के उपकरण अभी मैंने आपको दिखाए, है ना। तो इन इसलिए आपको क्या करना है, एक पेपर पर इनके नाम लिख लेना है। क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जब आप लैब में काम कर देंगे, लैब में काम करेंगे, तो लैब में काम करते समय हमेशा सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी इज बेटर मस्ट, सेफ्टी ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपका मोटिव होता है, आप कोई भी अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो दोस्तों सेफ्टी के साथ वो आपका वहाँ पर किया जाए। तो आपको कौन कौन सी सेफ्टियाँ बरतनी चाहिए, या कौन कौन सी सेफ्टी के लिए तैयार रहना चाहिए, वो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो प्रयोगशाला कार्य के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सबसे पहली बात है कि जो टीचर होते हैं या जो लैब अटेंडेंट होते हैं, वो बिल्कुल बच्चों को उस प्रैक्टिकल के बारे में बताते हैं जिससे कि बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार रहें। विद्यार्थियों को प्रयोगशाला कार्य के लिए अवश्य तैयार करना चाहिए, ताकि इससे प्राप्त अनुभव से वह अपने आप को लाभान्वित महसूस कर सके। उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि उनके कार्यकलापों में भाग लेने की अपेक्षा क्यों की जा रही है और उन्हें उनसे क्या प्राप्त होगा। विज्ञान शिक्षकों से आशा की जाती है कि वे प्रयोगात्मक कार्य को करने से पूर्व परिचर्चा, शिक्षा निर्देशन तथा प्रयोगात्मक कार्यों के पश्चात परिचर्चा की व्यवस्था करने में सफल हों। अब वहाँ ये देख लेते हैं दोस्तों कि सामान्य जो एक प्रयोगशाला होती है उसमें क्या क्या नियम होते हैं, है ना। तो नियम के बारे में थोड़ा हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैं क्या हूँ, आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट यानी कि जो मेरी टेस्ट सीरीज आएगी, उस टेस्ट सीरीज में 12 प्रश्न आपको लैब से रिलेटेड
जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहने का मतलब है आपके जो 60 प्रश्न आएंगे, 60 दूनी 120 अंक के जो प्रश्न आएंगे, उसमें से 24 अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि कितना लेवल, जो कितने बच्चे हैं एक सीट पर फाइट करेंगे और काफ़ी अच्छी जॉब है। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक नंबर की यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण ज़रूरत आपको है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपका एक भी टॉपिक छूटे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए अभी आपके पास काफ़ी समय है, आपको घबराना नहीं है, निरंतर कंटिन्यूस अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी में दोस्तों लगा रहा है। अब तक तो दोस्तों मैं आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट करा देता, लेकिन ये सब आपकी वजह है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि यार वीडियो पे बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। मतलब कम से कम जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत का तो पता चलता ही रहे। ठीक है, तो सामान्य प्रयोगशाला नियम क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों को उस प्रयोग की पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए जिससे वह प्रयोगशाला में संपन्न करेंगे। विद्यार्थी नियमित रूप से प्रायोगिक कक्षा में अपनी प्रायोगिक नोटबुक, प्रायोगिक पुस्तिका, ज्यामिति बॉक्स, पेंसिल, पेंसिल शार्पनर तथा रबड़ लाएं। दोस्तों ये सारी चीज़ें ये स्टूडेंटों के लिए, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ही बतानी होती हैं बच्चों को, कि आपको क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों के लिए बच्चों को तैयार करना होता है, और कौन सा रिकॉर्ड आपको लैब में रखना होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट की जानकारी आपको कि वो बदलना है, ख़राब हो गया तो दूसरा चेंज करना है। और ठीक है, तो पेंसिल शॉर्पनर तथा रबड़ लाइन यदि उपलब्ध हो तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय प्रयोगशाला में कोट अथवा एप्रन जरूर पहनना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा जिस प्रकार से जो डॉक्टर अपनी जो सफ़ेद कलर का कोट पहनते हैं, वैसी जो लैब में काम करने वाले होते हैं या जो प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ पर जाने के लिए दोस्तों आपके पास एप्रन जरूर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, विद्यार्थियों को नियत स्थान पर रहकर ही प्रयोग सावधानी पूर्वक संपन्न करना चाहिए और उन्हें शिक्षकों के निर्देशन का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब आपका व्यवहार भी इस चीज़ पर बहुत डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहा और बच्चे आपकी सारी चीज़ें तोड़ रहे हैं। ठीक है, उधर गिरा गए उधर गिरा गए और चले गए, है ना। तो बच्चों पर कंट्रोल भी होना ज़रूरी है और आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके डर की वजह से सारे बच्चे लैब में भी ना आए। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत टीचर होते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने देखा है। जब मैं इंजीनियरिंग में दोस्तों पढ़ रहा था उस समय हमारे एक टीचर थे। ठीक है, तो उनके डर की वजह से बच्चे लैब में नहीं जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही डांटते थे, बहुत ही खतरनाक। तो सब बच्चे डरते थे, तो इसलिए जो एक माहौल होता है एक टीचर का, एक लैब अटेंडेंट का, वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको लैब में आने के लिए प्रेरित करे। प्रयोगशाला में किसी को भी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था। किसी भी प्रकार की सहायता अथवा दिशा निर्देशों के लिए शिक्षक का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अपशिष्ट अभिकर्मों का निपटारा बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अपशिष्ट क्या होते हैं? जो मटेरियल होते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल करने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उनका जो निपटारा है बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कोई केमिकल हो सकता है वो कोई चीज़ें हो, है ना, जिससे आग लगने की खतरा बनी रहती है। सभी उपकरणों जैसे सूक्ष्मदर्शी, भौतिक तुला, मापन युक्तियां, कांच के सामान का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए तथा कार्य आरंभ करने से पूर्व इनके प्रकारों का बोध अवश्य कर लेना चाहिए। अभिकर्मों की बोतलों का प्रयोग करने से पूर्व उन पर लगे लेबलों का सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। अभिकर्मों को बोतल तथा रसायनों का प्रयोग करने के पश्चात उन्हें यथावत उनके निर्धारित स्थानों पर रखना चाहिए। रसायन अभिकर्मक का प्रयोग करने के तुरंत बाद बोतल को ढक्कन से बंद कर देना चाहिए। अभिकर्मक के संदूषण को रोकने के लिए गिलास, रॉड, फिल्टर, पेपर, ड्रॉपर को सीधे अभिकर्मक बोतल में कदापि नहीं डुबोना चाहिए। आंशिक रूप से प्रयोग की गई सामग्री को वापस अभिकर्मक बोतल में नहीं डालना दोस्तों चाहिए। किसी अभिकर्मक को गर्म करते समय अथवा किसी अन्य अभिकर्मक को मिलाते समय परखनली के मुंह को अपने तथा किसी साथी की ओर नहीं करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों उससे आग लग जाती है। उसके बाद रसायनों अथवा उससे उत्पन्न होने वाले बाष्पों को सीधे नहीं सूंघना चाहिए। बाष्पों को धीरे से हाथ से हवा हुए नाक की ओर लाकर सूंघना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि खतरनाक जो रसायन होते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट
आप उसको कर सकते हैं। बाष्पों को की गंध को जानने तथा क्वथनाली को गर्म करने की ये सही विधि है, जैसा कि आप दोस्तों मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी अमल को तनु करने के लिए उसमें जल कदापि नहीं मिलाना चाहिए। इसके स्थान पर चित्र 5 में दर्शाए गए अनुसार कांच की छड़ द्वारा जल में अमल की बूंदे दोस्तों डालनी चाहिए। मापक सिलेंडर, सांद्रमल, बीकर, जल तनुकरण के लिए जल में अमल मिलाने की ये बिल्कुल सही विधि है। समझे आप? उसके बाद रसायनों को कभी भी हाथ में न लें और किसी भी रसायन का कभी भी स्वाद न चखें। ठीक है, जो केमिकल होते हैं दोस्तों उसको कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। सभी कार्यकारी मेज और उसके आसपास के स्थान पर सफाई रखनी चाहिए। प्रयोग की समाप्ति पर सभी प्रयोगशाला उपकरणों को यथावत उनके स्थान पर दोस्तों हमें रखना होगा। उसके बाद प्रयोगशाला में खान पान हमें नहीं करना है। प्रयोगशाला की कक्षा के पश्चात सदैव हाथ आपको धोने हैं और प्राथमिक चिकित्सा किट तथा अग्निशामक यंत्रों को चलाने की जानकारी अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, है ना। यदि किसी को चोट लग जाए तो प्राथमिक जो किट होती है, ठीक है, पट्टी वगैरह, या किसी के हाथ कट जाए या कुछ ऐसा जल जाए तो उसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा चोट अथवा उपकरण का टूटना आदि के बारे में शिक्षक को तुरंत सूचित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए थी, लेकिन इन सब का ध्यान भी एक लैब अटेंडेंट को दोस्तों रखना पड़ता है। उसके बाद जो प्राथमिक उपचार है वो क्या होता है, तो प्राथमिक चिकित्सा किट किसी भी विज्ञान प्रयोगशाला का आवश्यक भाग है जिसे सरल सुगम स्थान पर रखा जाता है। विज्ञान प्रयोगशाला में अधिकांश दुर्घटनाएं संयोगवश अथवा ध्यान भंग होने के कारण होती है। दुर्घटना दुर्घटना का कारण कोई भी क्यों ना हो, प्राथमिक उपचार तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुछ सामान्य क्षतियां तथा उनके उपचार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कांच से उत्पन्न काट एवं अगर कांच से कट जाए तो क्या करना चाहिए, आँख में क्षति, अग्नि से कुछ हो जाए या गैसों का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको बताया है, या लिंक भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।